तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो यहाँ देख सकते हो रेजिन इज द एक्सटेंसिव सब्सटेंस विच ऑफ प्लांट। तो यहाँ जो है इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी मीडियम से भी दिया गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है आपके सामने कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। तो आपके सामने यह दिया गया है कनेर, दूसरा है आपके सामने पीपल, तीसरा है आपके पास चीर और चौथा ऑप्शन है आपके पास बबूल। तो रेजिन जो है किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ यह होता है। तो रेजिन जो है किस पदार्थ के पौधे हैं, तो चीर के पौधे के उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? चीर के पौधे। यानी रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित जो है पदार्थ है, तो चीर का जो है यह पौधा होता है। ठीक है, यह आपके सामने आंसर रहा। चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर, और कि पौधों में गैसों के निष्कासन, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का जो है उपयोग होता है। तो आपके सामने यह ऑप्शन दिया गया है पराशरण का, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विस्तरण का, तीसरा ऑप्शन दिया गया है वाष्पोत्सर्जन का, चौथा ऑप्शन दिया गया है परिवहन का। तो इसमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक आंसर जो है आपका इसमें से सही होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ना 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने गलती किया तो 1 मार्क्स जो है आपका कट जाएगा। इसलिए 1 मार्क्स पाने के लिए थोड़ा सा मेहनत हमें करना पड़ता है, तभी जो है हम अच्छे से आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो चलेंगे इसका आंसर मुझे देंगे कि पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का जो है उपयोग होता है। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। आंसर दे सकते हैं आप सभी में से कोई और। चलेंगे, और 50-50% का जो है आंसर आया है। चलेंगे, बहुत बढ़िया, 50-50% का आंसर आया है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विसरण के द्वारा। इसका आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। चलेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। हाँ, चौथे नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि निम्नलिखित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है। पहला ऑप्शन आपके सामने है अंतःग्रहण, दूसरा ऑप्शन है आपके पास पाचन, तीसरा ऑप्शन है वशीकरण, चौथा ऑप्शन है अपघटन। तो निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको देना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आप दे सकते हैं मुझे। क्या इसका आंसर होगा? हाँ, निम्नलिखित में से अमीबा पोषण का प्रक्रियाओं का नहीं है। चलिए, वसंता का वेलकम रहेगा, तन्या ने आंसर दिया है, दिव्यांश आंसर दिया है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत सुंदर, आपने आंसर इसका दिया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए ध्यान देंगे, लेकिन आपको आंसर, चलिए मनी का भी आंसर जो है आ गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर दिया है, बहुत सुंदर, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि अमीबा में पोषण की प्रक्रिया जो है एक नहीं होती है। ओके, तो क्या होता है, अपघटन की प्रक्रिया जो है आपकी नहीं होती है। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम यहाँ ध्यान देंगे। क्या बोला है कि मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां विभक्त होकर क्या बनाती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां विभक्त होकर जो है क्या बनाती है। पहले बनाती है धमनिकाएं, दूसरा बनाती है कोशिकाएं, तीसरा बनाती है शिराएं, और चौथा बनाती है कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है आप मुझे शेयर करेंगे। क्या होगा कि मानव शरीर में विभिन्न भागों में धमनियां विभक्त होकर क्या बनाती है। ओके, तो पोल लगा दिया, ए पे आपने सही आंसर बिल्कुल दिया है। तो मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां विभक्त होकर क्या बनाती है, तो धमनियां बनाती है। जी, बहुत बढ़िया, आपने आंसर दिया, गुड, बहुत सुंदर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5,
और क्वेश्चन संख्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि वे सारी क्रियाएं जो है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है। तो पहला कहलाता है आपके सामने ऑप्शन ए पोषण, दूसरा ऑप्शन श्वसन, तीसरा ऑप्शन जनन और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपके सामने जीव प्रकरण क्या कहलाता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको देखा, बहुत सुंदर आंसर दिया है कि वे सारी जो है क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम कहते हैं जीव प्रकरण। बहुत सुंदर आपने जवाब इसका दिया है, बहुत बढ़िया। चलेंगे भाई, पहले मैं आपको दे दूं गुड। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने है क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन संख्या 6 हम पढ़ेंगे कि निम्नलिखित, निम्नांकित या निम्नलिखित बोल सकते हैं, निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होती है। श्वसन जो है फेफड़े के द्वारा जो है होगी। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है झींगा में, ऑप्शन बी दिया गया है सीप में, ऑप्शन सी दिया गया है कछुआ में, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो किस निम्नांकित में से किस जंतु का जो है आपका श्वसन फेफड़े में होता है। श्वसन फेफड़े के द्वारा जो है होता है, श्वसन सांस लेने के लिए फेफड़े द्वारा होता है। क्या आप जानते हैं झींगा में होता है, या सीप में होता है, या कछुआ में होता है, या कोई नहीं। कि किसके द्वारा जो होता है। वसंता का आंसर जो है आया है, बहुत बढ़िया आंसर आया है। हाँ, तो और लोग आंसर देंगे फटाफट। चलिए, मनी का भी जो है आंसर आया है, बहुत बढ़िया। जल्दी से कि कछुआ जो है श्वसन फेफड़े के द्वारा जो है इसका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे आगे क्वेश्चन संख्या 7 पे ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की गति पथ होती है। क्या पथ होती है आपकी यहाँ पे कि पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की गति पथ होती है। ऑप्शन दिया गया है एक दिवसीय, ऑप्शन दिया गया है द्विदिवसीय, उसके बाद बहुदिवसीय, और यहाँ पे कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है आप क्या देंगे मुझे, आप दे सकते कि पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की गति पथ क्या होती है। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुदेशीय होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है। क्या उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, या इसे हम सीरम कहते हैं, या लसिका कहते हैं, या लिम्फ कहते हैं। इसे जो है हम क्या कहेंगे कि रक्त के हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव जो है क्या कहलाता है। आपके सामने जो है कि सर इसे जो है हम प्लाज्मा कहेंगे। जी, बहुत अच्छा आपका आंसर आया कि ऑप्शन नंबर ए ही आपने सिलेक्ट किया है, बहुत बढ़िया है कि चिपचिपे पीले रंग के द्रव को क्या कहते हैं, हम प्लाज्मा कहते हैं। बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया है, बहुत सुंदर, गुड। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ दिख रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को जो है हम क्या कहते हैं। मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को जो है हम क्या कहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे जो है डेंटाइन कहेंगे, या इनामेल कहेंगे, या अस्थि कहेंगे, या मज्जा गुहा कहेंगे। इसे जो है हम क्या कहेंगे कि मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को जो है हम क्या कहते हैं। आपके सामने जो है वो लग रहा है, आप आंसर दे सकते हैं। हाँ, कि मनुष्य में दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या हम कहेंगे, तो डेंटाइन कहेंगे। चलिए, उज्जवल का वेलकम है। इनामेल कहेंगे, अस्थि कहेंगे, अमज्जा गुहा कहेंगे। चलिए, सभी का आंसर आ गया है सर, इसे जो है हम इनामेल कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इससे जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है। अब देखिए कौन सा अंग जो है हमारे श्वसन से संबंधित नहीं है, श्वसन से संबंधित नहीं है। क्या फेफड़ा जो है श्वसन से संबंधित नहीं है, या आपका ट्रेकिया है जो श्वसन से संबंधित नहीं है, या गिल्स श्वसन से संबंधित नहीं है, या यकृत जो है श्वसन से संबंधित नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंग जो है श्वसन से संबंधित नहीं है। ठीक है, आपको आंसर देना है, फटाफट आंसर से। हाँ जी, एकदम बहुत बढ़िया। फेफड़ा होगा, या ट्रैकिया होगा, या गिल्स होगा, या आपके पास यकृत होगा। आपका आंसर आया है यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बहुत सुंदर, यानी कि श्वसन का अंग जो है आपका नहीं है। फेफड़ा हमारा क्या है, श्वसन का एक अंग है। ठीक है, ट्रैकिया भी जो है श्वसन का अंग है, गिल्स भी जो है श्वसन का अंग है। फेफड़ा मानव के लिए है, जीव जंतुओं के लिए, छोटे छोटे मछलियों के लिए, लेकिन यकृत जो है हमारा क्या है, श्वसन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम यहाँ देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन को देखेंगे हम बिल्कुल अच्छे से। क्या बोला है कि श्वसन जो है आपका यहाँ पे, श्वसन क्रियाएं, क्रिया विधि में भोज अणुओं को क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि श्वसन जो है क्रिया विधि में भोज अणुओं का क्या होता है। तो भोज अणुओं का जो है क्या होगा, तो भोज अणुओं का क्या होगा आपके सामने, तो संश्लेषण होगा, या दहन होगा, या विघटन होगा, या परिवर्तन होगा। क्या होगा आपका आंसर, कि श्वसन क्रिया विधि में भोज अणुओं का क्या होता है। ठीक है, आपके सामने जो है पोल लग रहा है। कि क्या होगा, जल्दी से आंसर जो है आपसे। एक बात बताइए कि श्वसन क्रिया के भोज अणुओं का क्या होता है, तो संश्लेषण कैसे होगा, क्योंकि पेड़ पौधे जो है संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यहाँ आपके सामने ऑप्शन दिया गया दहन, तो कोई भी श्वसन में दहन नहीं होता है। तो यहाँ आपका क्या होगा, अब विघटन, परिवर्तन भी नहीं होता है, विघटन आपके सामने है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है संश्लेषण की क्रियाएं करते हैं। तो आपके सामने जो है आंसर क्या दिया गया है, विघटन, यानी कि विघटन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, इसको ध्यान देंगे कि रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा, ठीक है, रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है। प्लाज्मा जो जमेगा वो प्रोटीन की कौन सी भूमिका जो है निर्वाहन करेगा, प्लाज्मा का। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है। तो रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका जो होती है, प्लाज्मा प्रोटीन की, प्रोथोबियम होता है, थ्रोबियन होता है, फाइब्रोजोन होता है, या सभी का होता है। तो क्या होगा, आप आंसर जो है मुझे दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है आपसे यहाँ पे कि हेमोग्लोबिन, क्या बोला है यहाँ पे कि हेमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन यहाँ दिख रहा है लोहा, ऑप्शन बी दिख रहा है मैग्नीज, ऑप्शन सी दिख रहा है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी डी दिख रहा है कॉपर। तो इसका राइट आंसर जो है आप क्या दे सकते हैं मुझे, तो हेमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक का कौन सा धातु जो है आयन में पाया जाता है। आप फट अंदाजों में आंसर शेयर करेंगे, किसी ने जो है 50-50 पे दिया है जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका लोहा। ठीक है, कि हेमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन से धातु का आयन पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम ध्यान देंगे 14 नंबर। यहाँ बोला गया है 14 नंबर क्वेश्चन में कि प्रवास जो होता है, प्रवास के दौरान डायफ्राम में क्या होता है। प्रवास के दौरान जो है डायफ्राम में जो है क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है आपके सामने प्रचार होता है, प्रसार होता है, या संकुचन होता है,
या फैलाव होता है या कोई नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है आप मुझे देंगे कि प्रवास के दौरान डायफ्राम में जो है क्या होता है, यानी क्या होता है, संकुचन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इतना सोच रहे हैं क्यों, क्या होगा, कि प्रवास के दौरान डायफ्राम में क्या होता है, तो संकुचन होता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। ओके, कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है। तो पहला जो है जनन, दूसरा है नियंत्रण, तीसरा जो है उत्सर्जन और चौथा जो है यहाँ पे श्वसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है। तो किस क्रिया के द्वारा होगा, इसका राइट आंसर जो है आपको सुंदर आपने जवाब दिया है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, श्वसन। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया है, अच्छा लगा। आप इंग्लिश मीडियम के होते हुए भी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो हिंदी में, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, बिल्कुल से। चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे। हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, बिल्कुल बढ़िया। इस क्वेश्चन को जो है हम लोग, चलिए यहाँ बोला है कि ग्लूकोज कितने कार्बन से अणु होता है। यानी कार्बन जो है, ग्लूकोज आपके शरीर में जो बनता है कार्बन से बना अणु होता है। कितने कार्बन से बना होता है आपके शरीर में जो ग्लूकोज होता है, कितने कार्बन के अणुओं से मिलकर जो है बना होता है। तो आपके सामने यहाँ दिया गया है 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, या आपके पास 6 अणुओं से मिलकर जो है बना होता है, या आपके पास जो है 5 अणुओं से मिलकर बना होता है, या 4 अणुओं से मिलकर जो है बना होता है। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है। तो आपके सामने आंसर पोल लग गया, आप आंसर दे सकते हैं। तो आपका जो है यहाँ पे आंसर दिया गया है कि 6। तो 6 कार्बन अणुओं से जो है मिलकर क्या होता है, ग्लूकोज बना हुआ होता है। ओके, चलेंगे जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो ध्यान देंगे जी, C6H12O6, बहुत बढ़िया, अच्छा एकदम ग्लूकोज का। 17 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे। 17 जो है हम लोग करेंगे, और यहाँ बोला गया है क्या आपसे कि एक स्वस्थ व्यक्ति, ओके, एक समान स्थिति में सिटोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप का मान कितना होता है। यानी कि अप डाउन का मान जो है कितना होता है। तो 120/80, 150/90, या आपके सामने दिया गया है 100/80 और दिया गया है 210/110। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा, आप तो कमेंट करेंगे। तो बीपी जो है हमारे शरीर में कितना होना चाहिए, 120/80 के मान में होना चाहिए। अगर 120 से ऊपर बढ़ता है, मान लीजिए 130 हो गया, तो बीपी आपका क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, अगर 80 से जो है कम आता है यानी 70 आता है, तो बीपी आपकी क्या होगी, लो होगी। इस चीज को याद रखिएगा कि 120 से ऊपर जाएगा तो हाई होगी, 120 से नीचे आएगा तो लो होगी। यानी कि हमारे शरीर में सामान्य रक्तचाप कितने होते हैं, 120/80 होते हैं। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने है 18 नंबर क्वेश्चन जो है हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। 18 नंबर आपके सामने कि वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो है जवाब आपको देना पड़ेगा एकदम, कि वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर, ठीक है, उसका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या हम कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर देना है कि अंतःग्रहण कहते हैं, या उसे जो है हम परपोषण कहते हैं, या उसे हम पोषण कहते हैं, या उसे स्वपोषण कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम पोषण।
ओके, यानी कि वह विधि जिसमें जीव अपने पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल ही राइट आपका आंसर होगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे जो है 19 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग कि डेंटाइन के ऊपर दांतों को सुरक्षा हेतु पाए जाने वाले कठोर परत को जो है हम क्या कहते हैं। हमने दांत के ऊपर जो कठोर है एंजाइम, उसे जो है हम किस नाम से जानते हैं, किस परत के नाम से जो हम इसे जानते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को जो है हम क्या कहेंगे, इनामेल कहेंगे, केनाइल कहेंगे, दंत प्लाक कहेंगे, या इसे हम मोलर कहेंगे। इसे जो है हम क्या कहें, एकदम बिल्कुल आपका आंसर सही है कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को जो है इनामेल कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका क्या है, सही है। चलिए, ऐसे अगर आप आंसर देते रहिएगा तो बिल्कुल जो है आप एग्जाम में फोड़ के आइएगा, एग्जाम में बिल्कुल जाइए फोड़ के आइएगा एकदम। आपके समय अभी आपके पास जो है 1 ईयर बचा हुआ है, एकदम 1 साल 365 डे है, एकदम तहलका मचा के आइए एग्जाम में जाके बिल्कुल मजे से। चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल आपके सामने यहाँ पे है कि श्वसन क्रिया में विमुक्त ऊर्जा निम्न में से किस यौगिक के रासायनिक बंधन में संरक्षित रहती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में विमुक्त ऊर्जा निम्न में से किस यौगिक के रासायनिक बंधन में संरक्षित रहती है। पहला दिया है एडीपी में, दूसरा दिया है एनएडी में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है एफएडी में, और चौथा ऑप्शन दिया है एटीपी में। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा, नंबर डी यानी कि एटीपी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलेंगे, वेलकम है आपका हमारे क्लास में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे जो है हम देखेंगे और करेंगे आराम से। चलिए, शगुन का भी वेलकम है हमारे क्लास में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। यहाँ ध्यान देंगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पौधों में, ठीक है, पौधों में, हाँ, कि पौधों में पाया जाने वाला गड्ढा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है। ठीक है, हाँ, कि पौधों में पाया जाने वाला गड्ढा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को जो है हम क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लैटेक्स कहते हैं, या रेजिन कहते हैं, या गोंद कहते हैं, या टेनिन कहते हैं। इसमें से जो है हम क्या कहेंगे, आपको आंसर दे। ठीक है, गड्ढा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है। अरुल का आंसर जो है सही आया है, बिल्कुल अरुल का आंसर सही आया है। किसी ने दिया है रेजिन, किसी ने दिया है गोंद, किसी ने दिया है टेनिन, या सभी लगा दिया जाता तो आप सभी लोग दे देते कि सब। जी, तो आपके सामने तो यहाँ मौजूद है ना लेटेक्स। तो पौधों में पाए जाने वाले गड्ढा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, हम इसे लैटेक्स कहते हैं। ओके, तो बिल्कुल ही आपका अब सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन संख्या 22, और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित यानी WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को जो है हम इसे क्या कहेंगे। तो आपके सामने यहाँ ऑप्शन दिख रहा है उत्तक द्रव, ऑप्शन बी दिख रहा है लसिका, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है लिम्फ, और चौथा ऑप्शन दिख रहा है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या होगा, आप जो है आंसर जो है बिल्कुल ही सही आया है, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कि उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं। तो इसे उत्तक द्रव कहते हैं, इसे लसिका कहते हैं, इसे लिम्फ भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है 23 पे, बिल्कुल ध्यान देंगे कि रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयन में
हिसाब से पूरे रक्त के करीब कितना प्रतिशत होता है? रक्त का तरल भाग, ठीक है, प्लाज्मा आयन के हिसाब से पूरे रक्त के करीब कितना प्रतिशत जो है रहता है? 25% रहता है, 35% रहता है, 55% रहता है, या 75% रहता है? कितना परसेंट जो है रहता है? इसका आंसर जो है आपको, चलिए बहुत बढ़िया, कि रक्त तरल भाग प्लाज्मा आयन के हिसाब से पूरे रक्त में करीब कितना प्रतिशत होता है? उत्कर्ष का आंसर सही आया है, स्वादित का आंसर सही आया है। जी बिल्कुल आपका आंसर सही आया है कि 55%, या एकदम 55% जो है आपका राइट आंसर होगा कि रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयन के हिसाब से पूरे रक्त में करीब कितना प्रतिशत होता है? तो 55% जो है आपका यह होता है। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए आपके सामने नंबर क्वेश्चन, यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 24 नंबर से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले हम, कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पाइरूवेट के इथाइन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं, या दहन कहते हैं, या संश्लेषण कहते हैं, या इसे हम किण्वन कहते हैं? ऑक्सीजन के उपस्थिति में पाइरूवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनने की क्रिया को जो है हम क्या कहते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्रिया को जो है हम कहते हैं क्या? किण्वन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन को जो, तो इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलिकुपा रचना को क्या कहते हैं? ये तो क्वेश्चन आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? कि छोटी आंत आपको पढ़ाया गया है टॉपिक में, बड़ी आंत आपको टॉपिक में पढ़ाया गया, दोनों के जोड़ में पाई जाने वाली छोटी नलिकुपा रचना को क्या कहते हैं? सिकम कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, कोलन कहते हैं, एपिडिक्स कहते हैं? क्या इसे जो है हम कहते हैं कि सिकम होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। ओके, कि जीवों के शरीर में उपाजीय क्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक है, उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? ठीक है, कि जीवों के शरीर से उपाजित क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को जो है हम क्या कहते हैं? बोल जो है आपके क्या बाहर निकलता है? तो आपके शरीर से उत्सर्जन की क्रियाओं के द्वारा जो है अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, यानी कि मल मूत्र विसर्जन, मल मूत्र जो है उत्सर्जन के माध्यम से ही जो है बाहर निकलते हैं ना। तो यहाँ तो सिंपल बोला गया कि जीवों के शरीर में उपाजित क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलेंगे जो है 27 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, कि वृक्क बाहर से संयोजित उत्तक अरेखित पेशिया से बना जिस रचना से घिरा होता है क्या कहलाता है? वृक्क बाहर से संयोजित उत्तक, ठीक है, उत्तक तथा अरेखित पेशिया से बना जिस रचना से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, मेंडुला कहते हैं, या नेफ्रॉन कहते हैं? क्या होगा? वृक्क के बाहर संयोजित उत्तक तथा अरेखित पेशिया से बना जिस रचना से घिरा होता है उसे जो है क्या कहते हैं? उसे जो है हम क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका राइट आंसर होगा, कैप्सूल कहते हैं। ओके, चलेंगे जो है आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस पादप पत्ती कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बोहाइड्रेट में होता है? तो किस में होता है? एपिडिक्स में होता है, जाइलम में होता है, फ्लोएम में होता है, पैलिक्स में होता है? किस में होता है? आप आंसर जो है दे सकते हैं, डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी को मेरे ओर से क्या मैं बोलूं, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं आपसे हम 5 बजे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।